हेलो एवरीवन, कैली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली हमने एक प्यारे से सफ़र को ख़त्म कर लिया। कल लाऊंगी लव लाइन का लास्ट पार्ट या परसों, और इसके बाद चलेंगे नई जर्नी की तरफ। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लास्ट एपिसोड में हमने बहुत कुछ चापा देख लिया था, सारे राज खुल चुके थे। अब कुछ ऐसा नहीं था जो बचा था तो वो सब जो लानजान और वीवूजियान के बीच था। पहली चीज, लानजान की असलियत वीवूजान को नहीं पता थी। दूसरी बात, लानजान बहुत ज्यादा इस बात को लेकर नर्वस था। व्हाट इफ अगर वीवूजान को पता चला एंड अगर वो इस बात में एडजस्ट ना कर पाया तो। हमने वहां तक देख लिया था जहां सब कुछ खुलने के बाद मैडम यू वीवूजान को अपने साथ ले जा रही होती हैं। कार में वीवूजान बैठ चुका था ऑलमोस्ट। लानजान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उस कंफ्यूजन में कि बताऊं या ना बताऊं पे सबकी नजरें लानजान के चेहरे पर रुक गई। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। सब लोग लानजान की तरफ देख रहे थे। वैसे भी 2 दिन बाद वीबूजान के पिताजी की बरसी थी तो उसे वैसे भी जाना था। थोड़ा सा टाइम वो लानजान को देना चाहता था। उसने लानजान की तरफ देखा। लीव मी लानजान। लानजान ने उसकी तरफ देखा। 2 दिन की ही तो बात है। उसने आगे अपनी बातें कही, और वैसे भी हम बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी अभी तो मैं अपनी फैमिली से मिला हूँ, थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड करना चाहिए। मैडम लोहिया ने लानजान के कंधे पर हाथ रखा। वीबूजान सही कह रहा है बेटा, वरना मैं उसे नहीं रोक लेती। बात तो सही थी, लगाव तो मम्मा का भी बहुत ज्यादा था। लानजान ने वीबूजान का हाथ छोड़ दिया। 2 ही दिन की बात है, कट जाएंगे जैसे भी होगा। बहुत सारे मसले थे जो बीच में सुलझाने बाकी थे। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां वीबूजान कार में बैठ जाता है और कार जियांग फैमिली की तरफ चल पड़ती है। हद हो गई मम्मा, ये तो हमारे पे मिलता भी नहीं है। जियान चिंग ने कार चलाते हुए पीछे देखते हुए वीबूजान को कहा, तुम्हारे में मिलने की क्या जरूरत है। अच्छा है कि नहीं मिलता हूँ, वरना मैं ब्यूटीफुल ना कहलाता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम अकेले ही गेस कर रहे हो तो मैं क्या करूँ? तमीज से बात करो, तुमसे बड़ा हूँ मैं। कितने ही बड़े हो चेंग, 2 ही साल तो बड़े हो। वीबूजान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। चेंग ने पीछे गुस्से में देखा। मम्मा क्या सच में मैं सुंदर नहीं हूँ? जियान चिंग ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। अब तुम्हें डाउट हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आफ्टर ऑल तुम मुझ पर नहीं गए हो। अब मैं इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। मम्मा कम से कम पिताजी को तो छोड़ दीजिए, कहने का मतलब फादर को तो छोड़ दो। मम्मा मुस्कुराई। वी बुजान तो मम्मा को छोड़ ही नहीं रहा था, तब से चिपका हुआ था। अब देखना मैं वीवू जान की शादी कितने धूमधाम से करूंगी। अरे हम भी हैं बीच में, यानी कि जियान चंग ने सुनाया। हाँ, और मैं भी हूँ। दीदी ने सुनाया। आप लोग बैठे रहे तो क्या मैं भी बैठा रहूं? वी भूसियान ने भी उन दोनों को सुना दिया। भाई, जिसकी किस्मत में जल्दी लिखा है वो जल्दी करेगा। मम्मा ने भी सुनाया। और तुम लोगों को तो लव मैरिज की भी अथॉरिटी दी हुई है मैंने। तुम्ही से कोई प्यार नहीं करता तो मैं क्या करूं? मम्मा वो बात नहीं है, मैं तो ऑलरेडी इंगेज्ड हूँ। जियान सिंह ने अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा। बस शादी की नौबत नहीं आ रही। भाई तो अपने सीक्रेट हस्बैंड से मिला दो हमें भी, शादी की नौबत भी मैं ले आऊंगी। मम्मा बस उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक्ट बातें हो रही थी। फाइनली इन सब में वीबूजान बहुत खुश था। आखिरकार लान फैमिली का उस असली वारिस मिल गया था। उसके दिल का सबसे बड़ा बोझ तो यही था कि वो लान फैमिली का असली वारिस नहीं है और वो किसी और की जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जाहिर सी बात थी कि अब लान जान भी मिल चुका था और लान फैमिली का वही असली वारिस था। ऊपर से वीबूजान भी अपनी फैमिली से मिल चुका था। बस एक ही बात रह गई थी, वो लान जान और वीबूजान के बीच का वो कम्युनिकेशन। 40 मिनट बाद वीबूजान जियांग हाउस पहुंचा। बहुत बड़ा घर था और मैडम यू के मेहनत का बना हुआ था। हर एक चीज को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। हर एक डेकोरेशन को उन्होंने अपने हाथ से किया था। सारी चीजें बताते हुए वो वीबूजान को ऊपर की तरफ ले जाती हैं। असल में ये घर मैंने तब बनवाया था जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे मालूम था कि मेरा तीसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। तो मैंने 3 कमरे बनवाए थे। उन्होंने वीबूजान का कमरा खोला जिसमें आज भी नन्ही नन्ही चीजें रखी हुई थी, यानी कि उसका गेम वगैरह रखा हुआ था जो मम्मा ने उसके लिए लिया था। आज से ये कमरा मैं तुम्हें सौंपती हूँ। मम्मा ने उसके गालों पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। कल तक मैं सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करवा दूंगी, बस आज आज की बात है। इट्स ओके मम्मा, बहुत कुछ है यहाँ पर। वीबूजान ने मम्मा को हक करते हुए कहा। तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, तुम सो जाओ। मम्मा ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा। हाँ ठीक है मॉम, मैं सो जाऊंगा, गुड नाइट। ये बोलकर वीबूजान अपने कमरे को अंदर से लॉक करता है और सबसे पहले नहाने जाता है।
नहाते वक्त उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, आखिरकार वो ऐसी कौन सी बात है जो मम्मा और लांजान के बीच हुई। लांजान से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता हूँ। विंग इस बारे में काफी सोच रहा था। खैर उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। अभी अभी तो फैमिली से मिला था, थोड़ा टाइम तो उसे फैमिली के साथ भी चाहिए था। ये सोचकर बेबूजान नहाकर वापस आया और उसने लाइट ऑफ की। थके होने की वजह से उसे नींद जल्दी आ गई। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। गुड मॉर्निंग मॉम। लांजान अपनी मम्मा के पास पहुंचा और अपनी मम्मा को जगा रहा था। गुड मॉर्निंग। नर्स जो है उनकी मम्मा को पैम्पर कर रही थी। पैम्पर मीन्स कि उन्हें अच्छे से तैयार करवा रही थी। अभी वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और अभी वो चल वगैरह नहीं पाती हैं। बीबूजान से बात हुई थी क्या रात में? बहुत लेट हो गया था, मेरी रात में बात नहीं हुई। बीबूजान से बोल देना कि दिन में आकर मुझे देख जाए एक बार, मेरा मन लगा हुआ है। कोई बात नहीं माँ, मैं बीबूजान को ले आऊँगा। लांजान ने मम्मा से बहुत देर बैठकर बात की। सीन शिफ्ट होकर बीबूजान पे जाता है। 2 बार मार मूर कर चुका था जियानचंग से और जियानचंग की भी हरकतें उसे परेशान ही कर रहा था वो। तभी बीबूजान का फोन रिंग हुआ। लांजान का फोन है। दीदी ने उठाते हुए कहा, मैं उठाता हूँ। बीबूजान ने जल्दी से दीदी के हाथ से ले लिया। हेलो। बहुत प्यार से उसने हेलो कहा। हाँ, वो मॉम मिलना चाहती थी। लांजान ने भारी आवाज में कहा। हाँ मैं आ जाऊंगा लांजान, कोई बात नहीं, मैं लेने आ जाता हूँ। लांजान ने भी फ्लर्टी फ्लर्टी वे में कहा। "अ, वैसे तो जरूरी नहीं मैं आ जाऊंगा, इट्स ओके, हम कॉफी भी पी लेंगे। व्हाट? कॉफी की बातें लांजान ने एक्ट एक्ट में लगा दी थी। वेल मुझे टाइम। हाँ वीबूजान फ्री है। पीछे से दीदी ने चिल्ला दिया। वीबूजान ने दीदी की तरफ देखा। असल में लांजान का सामना करना भी तो उसके लिए मुश्किल था, जबकि उसे अब पता चल गया है कि लांजान वही लड़का है, उसका पुराना और हिडन लवर। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां लांचान उसे रिसीव करने के लिए आया था। उसने बेबूजान को जियांग फैमिली के घर के बाहर से रिसीव कर लिया। अब वो दोनों कार में थे। तुम्हें ड्राइविंग आती है? वीइंग ने उसे देखते हुए पूछा। लांचान ने स्माइल कर उसकी तरफ देखा। नहीं, मतलब मुझे आती नहीं, लेकिन मैं चला लेता हूँ। उसने जानबूझकर बेबूजान को टीज किया। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। यह ऑफ कोर्स आती है, लांचान ने उसे देखते हुए कहा। तो क्या सोचा है? कार चलाते हुए उसने आगे की बात कही। किस बारे में? शादी के बारे में। और वी बुजान जो कभी पानी पी रहा था बॉटल से, मतलब खोल के, उसके मुंह से पानी गिर गया। शादी? थोड़ा रुकने और अटकने के बाद उसने लांजान की तरफ देखा। इस बारे में कुछ सोचा है? नहीं। भला मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? वी बुजान ने एटीट्यूड मारा। भले उससे शादी करने की क्या जरूरत है? लांजान ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा तो पूरा सफेद। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इतना मुश्किल है क्या समझना लांजान? भला मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? अब लांजान उसका चेहरा देख रहा था। अब ई ने तो प्रेटेंड किया उसे तो नहीं पता इस बारे में। क्या क्या मतलब? लांजान ने तीसरी बार भी सेम बात पूछी। मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ क्या? मैंने ये कहा कि मुझे तुमसे शादी करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम क्या? वी बुजान तो उसके मुंह से डायरेक्ट सुनना चाहता था। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सेम चीजें लांजान भी उम्मीद लगा रहा था, क्योंकि हमें करना चाहिए। लांजानो से देखते हुए कहा। वही ने बाहर की तरफ देखा। करना चाहिए इसका मतलब तो मैं किसी से भी कर सकता हूँ, तुम ही क्यों? लांजान ने उसकी तरफ देखा। वेल मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, क्या हम पहले पास के मॉल में चलें? वी बुजान ने मॉल बताया जो अभी नया नया खुला था। हाँ ठीक है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां लांजान कार से उतरता और वी बुजान के कार का दरवाजा खोलता है। वैसे भी आज मैनेजर ने कहा था कि उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, और उतना ही सस्पिशियस लांजान को भी लग रहा था। ही इज फीलिंग लाइक, उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कार का दरवाजा खोलते हुए उसने अपने आसपास नजर घुमाई, लेकिन सब लोग व्यस्त थे। भीड़ में पहचानना मुश्किल है कि उसे फॉलो कौन कर रहा है। उसे इतना जरूर लगा कि हाँ, कोई उसे फॉलो कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर मॉल में पहुंचा। क्या हुआ लांजान, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कितनी देर से पूछ रहा हूँ। ये घड़ी कैसी है मेरे लिए? हाँ अच्छी। लांजान उस घड़ी को देखते हुए कहा। लेकिन ब्लैक हो तो ज्यादा अच्छी लगेगी। उसने भी बुजान के कान में विस्पर टाइप में कहा। विंग ने उसकी तरफ देखा। कान में बोलने की क्या जरूरत है, दूर से भी तो बोला जा सकता है। वैसे मैंने ये चूज किया था आपके लिए। लान जान ने एक टी शर्ट वीबू जान के आगे बढ़ाई। हाँ वैसे ठीक तो है, पहन के दिखाओ। लान जान ने उसे देखते हुए कहा। लान जान, भला भला मैं तुम्हें पहन के क्यों दिखाऊंगा? उसने आगे का सवाल पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ इसलिए। लान जान थोड़ा करीब आते हुए कहता है। आसपास की जो लेडी थी ना, जो सारे लोगों को हैंडल कर रही थी, वो भी थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। बेहोशियान अब लांचान की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए उसके हाथ से टी शर्ट ले लेता है और वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगता है। उसके पीछे पीछे लांचान जो कि जाता है।
बीइंग ने पर्दा खींच दिया। अंदर आने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं केस कर दूंगा कि तुमने मुझे हरास किया है पब्लिकली। डोंट वरी, मैं अंदर नहीं आऊंगा, मुझे बस देखना है वो कैसा लग रहा है। लांचान बाहर ही खड़ा था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। विभूषण बदल ही रहा था कि लांचान की नजर एक ग्लासेस पे चली गई। ब्लैक कलर की थी। उसे एहसास हुआ कि विभूषण के ऊपर काफी अच्छी लगेगी। कितना टाइम लगेगा? उसने थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दिखाते हुए पूछा। बीइंग ने शीशे में खुद को देखा। बस 5 मिनट। वो टी शर्ट 2-3 लेकर गया था, सो दैट जो सबसे बेहतर होगा वही पहनकर वो बाहर आएगा। अच्छा ठीक है। 5 मिनट का टाइम देखकर लांचान ने उस ग्लासेस की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। बीइंग ने कहा, हाँ ये परफेक्ट है। उसने देखा कि एक टी शर्ट उसके ऊपर अच्छी लग रही थी, तो फाइनली उसने पर्दा जैसे ही खोला, वैसे भी वूजान काफी शॉक्ड हो गया। उसके सामने एक पर्सन था जिसका चेहरा पूरी तरीके से मास्क से ढका हुआ था और उसने गन भी वूजान के ऊपर तान रखी थी। तो तुम कौन हो? ऑलमोस्ट वीवूजान चिल्ला पड़ा। और जब जैसे वीवूजान चिल्लाया, लानजान जो एक स्टेचू के पास खड़ा था वो ग्लासेस को अभी भी देख रहा था। उसने घूमकर वीवूजान की तरफ देखा। तब तक उस आदमी ने वीवूजान को ग्रैब कर लिया था और उसके माथे पर गन पॉइंट कर दिया था। पूरे मॉल में अफरा तफरी मच गई। लानजान उसकी तरफ भागा, बट उसने देखा कि ऑलमोस्ट 2 आदमी और वीवूजान को घेर चुके थे। एक जो पकड़े हुए थे, दूसरा उन्हें जो प्रोटेक्ट कर रहा था। लांचान भूल क्यों गया कि वो अकेला नहीं है, उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। भले ही वो हिडन हो, भले ही दुनिया उसे न जानती हो, लेकिन उसके दुश्मन उसे जानते हैं। वो वीवूजान के लिए इतना केयरलेस कैसे हो गया था? वो लोग लांचान को गन पॉइंट करते हैं और कहते हैं हमें यहाँ से जाने दो। लांचान ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, देखो उसे छोड़ दो। अगर इसे छोड़ दिया तो तुमसे बदला कैसे पूरा होगा? दैट्स मीन मार्क्समैन जो था, उसकी कोई दुश्मनी लांचान से थी, जो खुद ही आया था लांचान से बदला लेने के लिए। विंग का मुंह लोगों ने दबा रखा था। लांचान वहां अकेला था, वो वहां कुछ कर भी नहीं सकता था। होते करते वो इंसान वीवूजान को मॉल के बाहर तक ले आए। पुलिस वाले और बाकी लोग तो अभी आए ही नहीं थे। किसी ने पुलिस को कॉल किया होगा तो किया होगा। उनके पीछे पीछे लांचान भी वहां तक आया और कुछ ही देर में मॉल के बाहर खड़ी जो सबसे लग्जरी और महंगी कार थी, वो इंसान वीवूजान को जबरदस्ती इस कार में बिठा लेता है और अपने आदमियों के साथ वहां से कार से निकल जाता है। उसके जस्ट पीछे लांचान अपनी कार को मतलब कि निकालता है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है जहां वो एक अबांडन सिटी पहुंचते हैं। अबांडन सिटी मतलब सिटी का वो किनारा जो पूरी तरीके से खाली था। पुरानी पुरानी बिल्डिंगें थी और वहां कोई इंसान नहीं था। विवोजान को ऑलमोस्ट वो लोग घसीट कर एक बिल्डिंग में ले जा रहे थे कि तब तक वहां अकेला लांचान भी पहुंच गया। मुझे मालूम था कि वो आएगा। उसके जो लीडर था जिसने विवूजान को पकड़ रखा था, उसने लांचान को देखते हुए विस्पर किया, कहते हैं ना कि एक परी की जान तोते में होती है। कुछ सुना है ऐसे? पीछे किसी ने करेक्ट किया, परी की जान तोते में नहीं होती बल्कि एक किंग की जान तोते में होती है। व्हाटएवर। वैसे ही लांचान की जान इस प्यारी सी चिड़िया के अंदर है। उसने विवूजान को जानबूझकर ऐसा कहा। बीइंग के मुंह को उसने काफी कस के दबा रखा था। सीन शिफ्ट होकर उस खाली से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे पहुंचता है जो पूरी तरीके से खुला हुआ था। उन लोगों ने विवूजान को बांध दिया था। अब देखता हूँ कि लांचान कैसे नहीं आता है और आखिरकार उसे अपनी जान देनी ही होगी तुम्हारी वजह से। तुम लोग हो कौन? विवूजान का जब मुंह खोला गया तो उसने पूछा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचता है जहां लांचान अकेले ही बिल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट रास्ते में उसे काफी लोग मिलते जा रहे थे। उसके हाथ में गन थी और वो फटाफट सफाई किए जा रहा था। हम लोग कौन हैं? इससे तुम्हें क्या मतलब है? हमें तो बस तुमसे मतलब है और लांजान से मतलब है। क्या मतलब कि लांजान से मतलब है? लांजान और तुम, इसमें क्या कनेक्शन है? विवूजान ने उन लोगों को देखते हुए पूछा। अफसोस की बात है, वो तुम्हारा पुराना लवर है ना? उस आदमी ने विवूजान के मुंह में गन डालते हुए कहा। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? वो विवूजान की तरफ झुकता है और उसकी आंखों में आंखें डालता है कि तुम्हारा लवर एक, और वो तीखी स्माइल देता है, तुम्हारा लवर एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा माफिया है, वो भी हिडन माफिया। बीइंग का पूरा चेहरा जर्द हो चुका था। वो हैरान परेशान था। अपनी मौत से ज्यादा तो इसे इस बारे में उसे चिंता थी कि क्या ये आदमी सच कह रहा है। वो शॉक्ड था। लांचान और एक माफिया। वो हैरान था।
अब उसे तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। पहले दिन लांचा ने जिस तरह उसे किडनैप किया था, आल्सो लांचा ने जिस तरह उसके ऊपर गन पॉइंट किया था, इसके बाद से सारी चीजें मिक्सअप हो गई। मैडम यू को भी लांचा ने ही धमकाया था, उसके पास पावर, इसलिए वो ऐसा कर सकता था। वीइंग ने गहरी सांस ली। जब उस आदमी ने वी वुजान के मुंह से वो गन निकाला तो वी वुजान उसे गुस्से में देखा। यकीन नहीं हो रहा ना? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने अपने आदमी की तरफ इशारा किया। उसका आदमी एक लैपटॉप लाकर देता है। ये रहा तुम्हारे लवर के कच्चे चिट्ठे। उसने आज तक क्या क्या किया है वो बात अलग है कि उसके बारे में कोई जानता नहीं, और अब वो एक क्लान फैमिली का इज्जतदार इंसान है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसने मेरे भाई को मारा था, और मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसने मेरे भाई को रूस में मारा था ना। अब देखो कैसे मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां वी वुजान को यकीनन एक बड़ा झटका लगा था कि तब तक वहां फायरिंग होने की आवाज आई। देखा वो कितना बेवकूफ है। उसे लगता है कि वो अकेला 100 पे भारी है। वी वुजान की नजर तब तक लांचान पे चली गई थी, जो भी सीढ़ियों की तरफ से आ रहा था और ऑलमोस्ट लोगों को मार ही रहा था। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां उस इंसान ने वी वुजान के मुंह में फिर से गन डाल दी, और तब तक लांचान उसके सामने था। तुम में काफी हिम्मत है। तुमने मेरे काफी लोगों को फिर से मार दिया, लेकिन तुम भूल कैसे गए? तुम्हारी नन्ही सी जान तो मेरे पास है। देखो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। लांचान ने जैसे ही कहा, उसके राइट साइड से एक और इंसान उसकी तरफ बढ़ा और लांचान ने वी वुजान के सामने ही उसे शूट कर दिया। देखा, उसने वी वुजान के मुंह में कस के गन डालते हुए कहा, मैंने सच कहा था ना। देखो किस तरह बेरहमी से लोगों को मार रहा है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसमें भी वुजान को लाने की जरूरत नहीं है। उसे छोड़ दो। तुम्हें जो बात करनी है वो मुझसे बात करो। लांचान ने सामने की तरफ गन तानते हुए कहा, तुमसे भी बात कर ली जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? वी वुजान ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी नजरें मिली। नेक्स्ट मोमेंट लांचान ने फिर से एक आदमी को शूट कर दिया। लांचान इस इंतजार में था कि कैसे वो वी वुजान को बचा ले, और वहीं वो आदमी बस लांचान को मारना चाहता था। हालांकि वो लांचान को सबसे ज्यादा तड़पाना चाहता था, वरना सिर्फ किल करना होता तो शायद उसने उसे मार दिया होता। लांचान, तुम्हें क्या लगा मेरे भाई को मारकर तुम ऐसे बच जाओगे? जैसे वो आदमी लांचान से बात करने लगा, उसका ध्यान एक पल के लिए वी वुजान से हटा। वैसे ही वी वुजान ने इस दौरान अपने हाथ को खोल लिया था, और उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, यानी कि ऑलमोस्ट अपने मुंह से गन निकालते हुए हाथ को दूसरी तरफ कर दिया, और नेक्स्ट मोमेंट पे फायरिंग हुई। इस फायरिंग को लांचान ने किया था, जो उस किलर के कंधे पे जा लगा। किलर के आदमी तो ऑलमोस्ट मारे गए थे, दो और बचे थे, दो पीछे से आ रहे थे, और लांचान ने वी वुजान के सामने ही उन्हें शूट कर दिया। नेक्स्ट मोमेंट उस आदमी के कंधे पर जो गोली लगी थी वो एक पैर के बल नीचे जा गिरा, और अगले ही पल लांचान ने उसके दूसरे कंधे पर भी गोली मार दी। वी वुजान पूरी तरीके से उस आदमी की गिरफ्त से दूर हो गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की? लांचान ने उसके मुंह में गन लगा दिया, बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में वी वुजान ने लगाया था। तुमने उसे छुआ भी कैसे? लांचान, उसे छोड़ दो। वी वुजान उससे पीछे से कह रहा था। तुम्हें सोचा भी कैसे कि तुम उसे छू लोगे? लांचान, उसे छोड़ दो। वी वुजान पीछे से चिल्लाया और शूट। वी वुजान चिल्लाता ही रह गया कि लांचान ने उसके मुंह में इतना अंदर तक गन डाल दिया था और उसे शूट कर दिया। उस आदमी के सिर से पीछे से खून निकला, और एक ही पल में वो नीचे जा गिरा। खून की 2-4 छींटे लांचान के चेहरे पर आई। उसे वी वुजान कंट्रोल कर सकता था, डेफिनेटली, बशर्ते उस इंसान ने वी वुजान को चोट पहुंचाने की कोशिश ना की होती। लांचान को बड़ा पछतावा था कि उसने वी वुजान के सामने अपने उस चेहरे को दिखा दिया जो वो चेहरा कभी दिखाना नहीं चाहता था। लेकिन लांचान के दिल को इस बात को लेकर सुकून था। भला उसके सामने वी वुजान को कोई कैसे टॉर्चर कर सकता है? वो कैसे उसे माफ कर सकता है? कभी नहीं। बीइंग पूरी तरीके से शॉक्ड, वो समझ नहीं पाया कि उसके सामने लांचान ने किसी को इतनी बेरहमी से मार दिया। इवन उसने रोका तब भी। लांचान जब घूमा तो वी वुजान एक कदम उससे पीछे हट गया। लांचान के चेहरे पर खून की छींटें थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो। विंग की आंखों में आंसू थे। वो लांचान को देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो लांचान। मेरी बात सुनो। लांचान उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तुमने कैसे सोचा कि ये सब मुझे पसंद आएगा? लांचान, ये किसी को पसंद नहीं आएगा। लांचान के कदम वही जम गए। वो वी वुजान को अभी इस वक्त एक्सप्लेन करेगा भी तो वी वुजान को समझ नहीं आएगा कि उसके साथ क्या बीती थी उस वक्त। वो खामोश सा रहा।
मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये बोलकर वी वूजान वहां से बस भागा और इतनी तेज भागा कि वो लानजान को मुड़कर देखना नहीं चाहता था। वी वूजान कार के पास जा पहुंचा। इत्तेफाक से उसमें लानजान ने पहले ही से चाबी वहीं रखी हुई थी, यानी वो जल्दबाजी में वी वूजान को बचाने के लिए निकला था। सो दैट वी वूजान वहां से वापस आ गया और इस बार वो मैडम लोहियान के पास पहुंचा। कमरे में पहुंचते ही वो मम्मा से चिपक के फुट फुट के रोने लगा। हालांकि वो मैडम यू के पास भी जा सकता था, बट वो जानता है कि उसके इमोशनली कनेक्शन मैडम लोहियान के साथ भी बहुत करीब से है। शायद मैडम यू को समझाना उतना आसान नहीं है। शायद लोहियान के पास उसने अपना टाइम इतना ज्यादा स्पेंड किया है, मे भी इस वजह से वो उस तरफ भागा। अरे बीबूजान, तुम ठीक हो ना? मम्मा ने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा। मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मम्मा हड़बड़ाहट में थी। लांछन, वो कुछ बोल ना पाया। वो एक माँ से क्या बता दे कि उनका खोया हुआ बेटा जो इतने साल बाद मिला वो एक माफिया है, दुनिया का सबसे बड़ा माफिया, जिसे लोगों को मारने में कोई भी डर नहीं लगता है। सीन शिफ्ट होकर शाम के 7 बजे के आसपास पहुंचा। लांचान को मैडम लोहियान ने कॉल किया था और बताया था कि वीवूजन घर पे आया हुआ है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। सीन शिफ्ट होकर लांचान पे पहुंचा जब अपने मैनेजर के साथ इस बारे में डिस्कस कर रहा था। जब से वो चाइना आया तो उसने अपनी गैंग से सारे कनेक्शन तोड़े हुए थे, यानी अपने लोगों से। बाबा, आपने इस बारे में क्या सोचा है? लांचान अभी अपने उस विला में था जहाँ वो वीवूजान को लेकर आया था। मैं वीवूजान को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता और उसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा तो मैं करूँगा। मुझे बस उसकी माफ़ी चाहिए। अगर उन्होंने कहा कि आप ये दुनिया को छोड़ दे तो क्या आप छोड़ देंगे? वैसे भी इस दुनिया में मेरे लिए रखा ही क्या है? लांजानो ने देखते हुए कहा, सिवाय दुश्मन के कुछ नहीं है। उस दिन का नज़ारा देखने के बाद मैं अंदर से डर गया हूँ। अपने लिए नहीं बल्कि मैं वीवूजान के लिए डरा हुआ हूँ। आज एक हमला हुआ है, कल 2 हो सकते हैं, इन फ्यूचर और ज़्यादा हो सकते हैं। मैं कैसे उसे खतरे में डाल सकता हूँ? ये मुझसे नहीं होगा। बाबा, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको उनसे खुल के बात करनी चाहिए। लानजान ने गहरी सांस ली। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां लानजान अपने मैनेजर को बुलाता है। आप बताइए, ये ड्रेस अच्छा है या ये ड्रेस अच्छा है? उसने व्हाइट कलर का एक कोट पैंट निकलवाया था और दूसरा ब्लैक कलर का था। लानजान के ऊपर ब्लैक हमेशा से सूट करता था। बाबा, ब्लैक कलर का, ये घड़ी या ये घड़ी? लानजान ने आज तय कर लिया था, वो उससे अपने प्यार का इजहार करेगा और सारी बातें बताएगा और फिर माफी भी मांगेगा। वीवूजान का जो भी फैसला होगा लानजान उसे एक्सेप्ट कर लेगा। बाबा, ब्लैक घड़ी ज्यादा सूट करेगा। ये परफ्यूम या ये परफ्यूम? लांचा ने दोनों परफ्यूम को दिखाया। बाबा, दोनों ही लग्जरी हैं, दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी यूज कर लीजिए। मैं समझ गया, कौन सी कार? लांचा ने चाबी को घुमाते हुए कहा। मैनेजर ने एक चाबी निकाल के दी। ये कार ज्यादा रोमांटिक मोमेंट को बनाएगा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां लांजान ड्राइव कर रहा था। मैनेजर बगल वाली सीट पे बैठे हुए थे। कोई भी फ्लावर शॉप दिखे तो कार को रोक देना, लांजान ने, मतलब कि मुझे बता देना, मैं कार को रोक दूंगा। लांजान ने अपने मैनेजर को याद दिलाते हुए कहा। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। एक लग्जरी कार फ्लावर शॉप के बाहर रुकी थी। वीवूजान जो कि मतलब लांजान जो कि कार से उतरा, उसने अपने कदम को उस तरफ लिया और थोड़ी ही देर में वो फ्लावर शॉप के अंदर हो गया। उसने व्हाइट कलर के फ्लावर सारे ऐड करवाए, जितने भी व्हाइट थे उसने ऐड करवा लिए और एक बहुत महंगा सा बुके बनाया जो कि उसने कार के पीछे रखा। बड़ा सा बुके कार के पीछे पूरी तरीके से भर गया था। अब वो पूरी तरीके से कार में बैठ गया था। बाबा, इतना बड़ा बुके, आप तो वाकई में रोमांटिक हैं। सीन शिफ्ट होकर 8 बजे के आसपास पहुंचा। वांगी, तुम कहाँ रह गए थे? मम्मा उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछती हैं। लोयान को देखकर लानचान ने अपनी मम्मा को हक किया और अपने मम्मा के माथे पे किस किया। वीवूजान कहाँ पर है? वो अपने कमरे में है। लानजान अपनी जेब से गन निकालता है, यानी कि जब वो कमरे के बाहर पहुंचा उसने दरवाजे को नॉक किया। अंदर आ जाओ। वीवूजान को लगा नहीं था कि वो लानजान है। जैसे दरवाजा खुला, लानचान ने गन वीवूजान के ऊपर तान दी। व्हाट? वीवूजान ने उसे देखते हुए गुस्सा किया। लानचान ने उसका हाथ पकड़ा। मेरा हाथ छोड़ो, और मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आपसे बात करना ही कौन चाहता है? ये बोलकर लानचान ने अलमोस्ट उसे घसीट लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे छूने की? लानचान ने उसकी तरफ देखा। आप तो जानते हैं कि ये हिम्मत मैं बहुत पहले से कर चुका हूँ। देखो लानचान, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तुम्हारे हाथ जुर्म से रंगे हुए हैं और तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते।
लेकिन अब मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है और वैसे भी मैं तो हमसफ़र हूँ ना आपका। आपके हाथ से मेरे हाथ साफ हो जाएंगे। लांचा ने जब ये कहा तो वीवूजान उसकी तरफ देखा। वॉटेवर, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। ऑलमोस्ट लांचा ने वीवूजान को नीचे उतार लिया। अरे उसका हाथ छोड़ो और ये गन। वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो? लांचा ने अपनी मम्मा की तरफ देखा। नकली है ये, नकली नहीं है मॉम, ये असली है। वीवूजान ने लांचान की तरफ देखते हुए कहा। लांचा ने अपनी मम्मा की तरफ देखा। मम्मा ये नकली है। मम्मा ये झूठ बोल रहा है। लांचान के हाथ में जो गन है वो असली है। मम्मा दोनों के बीच कंफ्यूज हो गए। असल में वीवूजान सच बोल रहा था। भला वो नकली गन से क्या करेगा? इसने मुझे भी पहले ही बताया था कि इस गन का लाइसेंस भी इसके पास है। अब जाकर पता चला ये सारी चीजें फेक थी और ये गन असली है। वांग जी लेकिन तुम उसे लेकर कहाँ जा रहे हो? किडनैप कर रहा हूँ माँ। क्या? मम्मा तो कंफ्यूज थी। लानजान उसे बाहर ले आया। देखो तुम मुझे किडनैप नहीं कर सकते। लानजान ने ऑलमोस्ट उसे अपनी कार में धक्का दे दिया, यानी अगली सीट पर। वीवूजान निकलता कि सीट का दरवाजा लॉक। लानजान तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगा। लानजान ने वीवूजान को देखते हुए कहा। लानजान ने कार स्टार्ट कर दी। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वींग ने उसकी तरफ देखा। मैं आपको अपनी दुनिया में लेकर जा रहा हूँ। वैसे भी मैं एक माफिया हूँ, आपको पता ही चल गया है। तो क्यों ना आपको मैं उस दुनिया में लेकर जाऊं? तुम्हें क्या लगता है सब लोग जुर्म से इतना प्यार करते हैं? मुझे ऐसे मर्द नहीं पसंद आते हैं लानजान, जो खुद को सुपीरियर समझते हैं और जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं मजबूरी के नाम पर। लानजान ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारे साथ ब्रीथ भी नहीं कर सकता, यानी सांस भी नहीं ले सकता। लानजान ने एक तीखी स्माइल दी। ये हंसने का मौका नहीं है लानजान, वीवूजान ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां कार चलती जा रही थी। वीवूजान मन में सोचता आखिरकार इसका अड्डा है कहाँ। मैं पुलिस वालों को सब कुछ बता दूंगा। मैं सुबह से फैसला नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब मैंने ठान लिया है मैं किसी भी चीज का इंतजार नहीं करूंगा। जैसे वीबूजान इंतजार नहीं करूंगा बोलता है, उसके मुंह में गप से कुछ आके रुका। मिंग ने उसकी तरफ देखा। लान जान उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल दिया था। वीबूजान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? लान जान ने गन उसे दिखाते हुए कहा। अब एक बार और अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको भी शूट कर दूंगा। तुम मुझे मारोगे लानजान? वीबूजान ने मुंह से लॉलीपॉप निकालते हुए कहा। लानजान ने उसके हाथ से लॉलीपॉप ले लिया एंड उसे देखने लगा। उसने वीवूजान को टीज किया। विंग ने उसकी तरफ देखा। लानजान ने वही लॉलीपॉप अपने टंग पे लगाना शुरू कर दिया। लानजान बस करो। वीवूजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इतने डर्टी कैसे हो सकते हो? कार ढंग से चलाओ वरना तुम एक्सीडेंट कर दोगे। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां रोड जानी पहचानी सी लग रही थी। वीवूजान मन में सोचता है कि आखिरकार ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां वीवूजान को तुरंत स्टक हुआ कि लानजान उसे कहाँ लेकर गया है। असल में लानजान उसे उसी अबांडेंट सिटी लेकर गया था जो वीवूजान के लिए बहुत प्यारा था। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे सिटी लेकर क्यों जा रहे हो? थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ कोई भी टाइम नहीं बिताना है लानजान। कार रोको, मुझे अभी उतरना है। कार तो नहीं रुकेगी। लानजान ने उसे देखते हुए कहा। तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। अगर आप कूद सकते हैं तो कूद जाइए, क्योंकि शीशा भी लॉक था। तो वी वूजान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये मत समझना कि तुम मुझे इस तरह दबा ले जाओगे। लानजान ने अपने टाई को ढीला किया। बेचारा हर बात को डबल मीनिंग में निकाल रहा था। मैं आपको दबाने ही कहा जा रहा हूँ, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। एंड वो तीखी स्माइल देता है। व्हाट? विंग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था, यानी कि उसकी नजरों में लानजान एक बड़ा और खतरनाक माफिया निकल गया था और लानजान को ऐसी डबल मीनिंग की बातें सूझ रही थी। तुम वाकई में घटिया हो, वीवूजान ये बोलकर शीशे के बाहर देखने लगा। मतलब कि शीशे से बाहर देखने लगा। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा एंड देन बारिश होने लगी थी और वीवूजान ने महसूस किया कि वो सिटी के करीब पहुंच चुका है। बारिश मतलब सिटी के करीब पहुंचना। वहां अक्सर बारिश हुआ करती थी। सिटी के अंदर इंटर होते ही चेरी ब्लॉसम के फ्लावर उसे दिखने लगे। एक ही पल में वीवूजान अपने उस जगह जा पहुंचा था जहां की यादें उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। यकीनन वो कितना कह ले कि वो लानजान से भाग रहा है या लानजान को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। सच तो यही है ना कि लानजान वही लड़का है जिसे वीवूजान ने प्यार किया है। अब ये जानने के बाद भला वीवूजान उसे कैसे कह सकता था? लेकिन आल्सो मोहब्बत में ये भी तो देखा जाएगा क्या सही है क्या गलत है।
वो जानता है लानजान उसके लिए सब कुछ कर लेगा और वी वूज़न ये भी जानता है कि वो उसे छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वी वूज़न लानजान को छोड़ेगा तो नहीं लेकिन उसे सही रास्ते पर भी तो ला सकता है। कार उसी कैफे के सामने रुकी थी। लानजान ने विंग की तरफ देखा। अभी बाहर मत उतरना, मुझे अम्ब्रेला निकालने दो। वो मर्द गाड़ी के पीछे गया। उसने अम्ब्रेला निकाला और फिर वीवूजान की कार की तरफ आया। उसने दरवाजा खोला और फिर अम्ब्रेला वीवूजान के आगे कर दिया। विंग ने उसकी तरफ देखा। ये मत सोचो कि ग्रीन फ्लैग बन जाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। थोड़ा सा लहजा वीवूजान का नरम था। कोई बात नहीं, मैं नहीं सोच रहा। लानजान ने और ज्यादा हीरो टाइप का चीज दिखाया। विंग ने उसकी तरफ देखा। तुम तो भीग ही रहे हो, क्या ही फर्क पड़ता है, आप साथ हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो रात भर यहीं खड़े रहो ना, वीबूजियान ने उसे ताने दिए। आप बोलेंगे तो खड़ा रहूंगा, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। विंग मन में कहता है, ये इतना प्यारा क्यों है, मतलब इतना फ्लर्ट कर रहा है। मुझे मालूम है ये वही लड़का है। अब मैं कैसे अपने दिल को संभालूं। सिंसिप कर वहां पहुंचा। उस कैफे का दरवाजा खुला हुआ था। वीबूजियान अंदर पहुंचा। लानजान ने अम्ब्रेला को बंद किया, साइड में रखा, चूंकि उसके हाथ में बहुत बड़ा बुके था और वो बुके हल्का सा भीग गया था, जो बुके उसने आने से पहले खरीदा था। तुम क्या करने वाले हो, उसने विंग ने लानजान को देखते हुए सवाल पूछा। लानजान ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसे कमर से उठा लिया। वी पूछिया ने उसे गुस्से में देखा। लानजान, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। इससे पहले कि वी बुजियान कुछ और पूछता, लानजान ने उसे काउंटर पे बिठा दिया। ये वही पुराना काउंटर था जहाँ पर ओल्ड लेडी पैसे लिया करती थी या कॉफी दिया करती थी, और उसी की जस्ट साइड वाली सीट पे वी बुजियान बैठकर खिड़की की तरफ देखा करता था। उसी जगह काउंटर पे लांजा ने विंग को बिठा दिया। विंग ने उसकी तरफ देखा। अब लांजा नीचे खड़ा था, वीबूजन काउंटर पे बैठा हुआ था, तो ऑब्वियसली वीबूजन थोड़ा ऊंचाई पे बैठा हुआ था। लांजा ने उसकी आंखों में देखा। यू आर सो ब्यूटीफुल, वो उसकी आंखों में देखकर कहता है। विंग उसके चेहरे को देखने लगा जैसे पहले थे। ये बोलकर लांजन काउंटर के सामने वाली उस सीट पर आया जहां अक्सर वीबूजन बैठा करता था। ये वही चेयर है जहां आप बैठा करते थे, और ये वही जगह है जहां आप लिखा करते थे। और अगले ही पल लांजा ने अपने जेब में हाथ डाला। वो छोटी सी किताब थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो उसके जेब में आ गई थी। वो छोटी सी किताब निकाल कर उसने उस जगह रखा जहाँ वी वूजान हमेशा उस किताब को लिखा करता था। और ये वही किताब है जिसमें आप लिखा करते थे, ये हमारी बात हुआ करती थी। बीइंग अभी भी उसे देख रहा था। लांजान इमोशनल था। मैंने कभी कन्फेशन नहीं किया, वो उसके चेहरे को देखकर आसानी से बता रहा था। उसने पहला पन्ना पलटा। ये शायद तब की बात है जब मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन एहसास नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे आपसे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि आप हर कुछ मुझसे शेयर करते थे, अपनी अच्छी चीजें भी मुझे देते थे। बीइंग ने उसकी तरफ देखा। उस वक्त वीबूजान उसे यूं दिया करता था जैसे अच्छी चीजें हैं, वीबूजान पहनता तो लांजान भी पहन ले। हाँ, हो सकता है आपको मुझ पे तरस आता हो। ये भी हो सकता है कि आप मालिक जैसे थे इसलिए ऐसा करते थे, लेकिन मेरे लिए तो आप ही थे ना। और वैसे भी मैडम लोईयान मेरे लिए बहुत काइंड थी, और इसके बाद अगर कोई मुझसे प्यार करता था तो वो आप। मुझे लगता था कि आपके दिल में मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है। सोचा था सामने से बोल दूंगा कि आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन कभी बोल ना पाया। अच्छा हुआ उसने कंधे उचकाए, और फिर ये किताब एक जरिया बन गई। मुझे कभी लगा नहीं था कि हमारे बीच कंफ्यूजन हो सकता है। मुझे अभी भी याद है 5वें पेज पे मैंने क्या लिखा था। उसने किताब को बंद किया और वीबूजान की तरफ देखते हुए कहा। लांजा ने 5वें पेज पे जो कुछ भी लिखा था उसे बता दिया। मुझे आज भी याद है इसके 20वें पेज पे मैंने क्या लिखा था, और नेक्स्ट मोमेंट उसने 20वें पेज की बातें बताई। ये इसलिए था क्योंकि इतने सालों में लांचा ने उस किताब को इतनी बार पढ़ा था अपनी कन्वर्सेशन को, कि उसे अच्छी तरीके से याद हो गया था कि किस पेज पे उसने और किस पेज पे वीबूजा ने क्या लिखा था। अचानक से बिजली कड़की, ठंडी हवा चल रही थी। बारिश का एक झोंका खिड़की से अंदर आया और लांजान के चेहरे पर 2-4 बारिश की बूंदें पड़ गई। बहुत खूबसूरत माहौल था, साथ में बहुत इमोशनल, बहुत रोमांटिक भी। यहाँ तक मैं बता सकता हूँ कि मैंने आखिरी बात आपसे क्या लिखी थी, और उसने अपने आखिरी अल्फाज को भी बताया। इसके बाद की कन्वर्सेशन आपकी जो कुछ भी हुई है वो मेरे साथ नहीं हुई है। इसमें से कुछ पेजेस गायब थे। मैं ये उम्मीद से कह सकता हूँ कि हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी।
अब उसने किताब को एक साइड में रखा। वो उठा और वो किताब को लेकर वीबूजियान की तरफ बढ़ा। उसे वीबूजियान के हाथ में दे दिया। दिस इज सीक्रेट ऑफ द बुक। ये इस किताब का सीक्रेट है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। विंग उसकी तरफ देखता रह गया और अब मैं वो हिमाकत करने जा रहा हूँ जो मैंने कभी इस किताब में भी करने की हिम्मत नहीं की। विंग की सांसें तेज थी। लांजा ने बड़ा सा बुके उठाया जो अभी एक टेबल पे रखा हुआ था। वो वीबूजियान के पैरों पर उस बुके को रख देता है। मैंने इससे पहले तो कभी नहीं कहा, न सामने से न इस किताब में, लेकिन आज कहूंगा। आई रियली लव यू। विल यू मैरी मी? उसने डायरेक्ट प्रपोज किया था। सो इतनी देर लांजा ने सारी बातें इसलिए बताई थी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रपोज करना चाहता था। व्हाट? वीबूजियान उसकी तरफ देखता रह गया। वो अवाक सा था। उसे लगा लांजान बस असलियत बताना चाह रहा है। उसे क्या पता था कि लांजान इतनी कहानी बस प्रपोज करने के लिए बता रहा था। ये तो उसकी जिंदगी का सबसे रोमांटिक प्रपोजल हो गया। उसने इमेजिन नहीं किया था कि सामने से भी प्रपोजल मिलेगा उसे। लांजान वाकई में बहुत रोमांटिक बंदा था और इस बात से कोई इनकार नहीं कि लांजान उससे सच्चा प्यार करता था। इतने साल बीत जाने के बाद उस लड़के के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। वो आज भी वीबूजियान को उतनी ही प्यार भरी नजरों से देखता था जितने कि सालों पहले। वो आज भी उसे उतने प्यार से ट्रीट करता था जितने कि सालों पहले। चलो पहले तो वो उसका नौकर था, एक बहाना दिया जा सकता था, लेकिन आज तो उसका नौकर नहीं है। दैट्स मीन उसे पहले भी प्यार था और उसे आज भी बहुत प्यार है वीबूजियान से। आपके पास बहुत सारा वक्त है। मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करते हैं। विंग उसके चेहरे को देखता रह गया, ब्लश कर गया। आपके जवाब की भी जरूरत नहीं है। अब आप बोलिए। मैंने जो कुछ भी किया मैं उसे सुधारने के लिए भी तैयार हूँ। आफ्टर ऑल मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और मैं दोबारा नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी भी आप इस तरह खतरे में पड़े। मैं कभी वो चेहरा आपको दिखाना नहीं चाहता था। मैं किसी को आपके सामने किल नहीं करना चाहता था और यकीनन जिन्हें मैंने मारा वो कोई अच्छे इंसान नहीं थे। स्टिल मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जो किया वो सही है और इससे पहले भी जो किया वो सही है। मैं कभी भी उस काम को जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपके जाने के बाद और 3 साल के बाद जेल से आने के बाद आपको तलाश करना था मुझे और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे नहीं पता कि उस वक्त मेरे लिए क्या सही था क्या गलत था। जो मैंने चुना वो ज्यादा सही था। विंग ने गहरी सांस ली। वहां पर क्या बोल सकता था। वो लड़का तो सब कुछ करने को तैयार था। वो सुधरने को भी तैयार था। अब अगर वीबूजान झूठा गुस्सा दिखाएगा तो उसके कोई मायने नहीं है। हकीकतन वीबूजान तो बस इतना चाहता था कि लांजान उस दुनिया में ना रहे। उसने बहुत करीब से मौत को देखा था और लांजान को मौत से खेलते हुए देखा था। वो उस काउंटर से नीचे उतरा। उसके हाथ में इतना बड़ा बुके था। उसने बुके को उस टेबल पे रखा जहां थोड़ी देर पहले लांजान खिड़की के किनारे बैठा हुआ था। वो लांजान की तरफ बढ़ा। उसके हाथ पूरी तरीके से खाली थे। बुके और वो किताब उस टेबल पे रखी हुई थी। वो लांजान के चेहरे को देखता है। तो फिर मुझसे वादा करो। लांजान ने उसके सिर पे अपना हाथ रखा। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी उस दुनिया में लौट कर नहीं जाओगे। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं कभी भी उस दुनिया में लौट कर नहीं जाऊंगा। मुझसे वादा करो कि उस दुनिया के जितने भी काले कारनामे हैं तुम गवर्नमेंट को सौंप दोगे। मैं ये वादा करता हूँ कि इस दुनिया के जितने भी काले कारनामे हैं मैं गवर्नमेंट को सौंप दूंगा। मुझसे वादा करो कि तुम पुलिस वालों के सामने अपने जुर्म को कबूल करोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने सारे जुर्म को कबूल करूंगा। अब कहते हैं ना, प्यार की कोई हद नहीं होती है। लांजा ने सारी हदें पार कर दी थी, यहाँ तक कि उसके मुंह पर ना नहीं था। दींग ने उसके चेहरे को देखा और वो लांजान से क्या चाह सकता था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। वो थोड़ा सा अपने पैर को ऊपर उठाता है क्योंकि उसकी हाइट लांजान से थोड़ी सी कम थी। उसने लांजान की आंखों पर अपना हाथ रख दिया। शायद ये उसकी तरफ से पहली बार था इसलिए वो काफी स्याही स्याही था। उसने लांजान की आंखों को बंद कर दिया। शर्माते हुए वीबूजान ने अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब किया, अपने लिप्स को उसके लिप्स के करीब किया। इतना तो लांजान समझ सकता था कि वीबूजान उसे किस करने जा रहा था।
और नेक्स्ट मोमेंट वही हुआ जो लांजा ने इमेजिन किया था। बहुत तेज से बादल गरजे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। बाहर जाने का इरादा ही किसका था? विंग के लिप्स उसके लिप्स से जा लगे और लांजा ने मुट्ठी अभी इस बार। उसने सोचा नहीं था कि वीवूजियान जवाब में ये कहेगा। मतलब वो ये भी कह सकता था ठीक है तुमसे शादी करूंगा, बट वीवूजियान के इजहार करने का तरीका भी थोड़ा अलग था। मैंने हमेशा से बस तुमसे ही प्यार किया है, कहने का मतलब कि उसने एक ही पर्सन से प्यार किया है जो उससे किताब से बातें किया करता था, और वो पर्सन कोई और नहीं लांजान था। दैट्स मीन वो सिर्फ लांजान से प्यार करता है। मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। वो बहुत डरावना था, ये सोचना कि तुम मेरे साथ नहीं हो। मैं बयान नहीं कर सकता इतने साल मेरे लिए कैसे थे। यकीनन वो बहुत मुश्किल थे, और अब मैं अकेले रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं इस प्यार को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। आई लव यू टू लांजान। उसने कहते हुए इस बार अपने हाथ को उसकी आंखों से हटा दिया और उसके लिप्स पर दोबारा लिप्स रख दिए। लांजान उसका चेहरा देखता रह गया। वो फ्रीज सा हो क्या था। नेक्स्ट मोमेंट लांजान ने भी उसे एक डीप किस किया। बारिश के पानी में शायद इसका मजा कुछ अलग ही था। वीबूजन महसूस कर सकता था कि उसके लिप्स काफी हद तक वेट हो चुके हैं, क्योंकि लांजान काफी हद तक शक कर रहा था। विंग की सांसें थोड़ा तेज थी। लांजान, उसने लांजान के चेहरे को पीछे करते हुए कहा, बट लांजान ने उसकी एक ना सुनी। लांजान, उसने दोबारा भी उसे पुकारा। लांजान ने अपने हाथ को उसके कमर में डाल दिया, उसे अपने करीब खींच लिया। पूरे सिटी में कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा। विंग ने उसकी तरफ देखा। कोई नहीं देख रहा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वही। लांजान ने उसे खींचा और उसकी गर्दन पे किस करने लगा। देखो लांजान, मैं भी इंसान हूँ। वी बूजियान चुकी। लांजान ने ऑलमोस्ट उसकी गर्दन पे किस करना शुरू कर दिया था। तो क्या? वो तो मैं भी जानता हूँ, मुझे भी फील होता है। विंग ने उसे दूर करते हुए कहा। लांजान ने कहा कि बस आज की रात है मेरे पास, कल मैं सब कुछ पुलिस वालों के सामने एक्सेप्ट कर लूंगा। एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो कि मैं कब तक वापस आऊँ। विंग ने कहा, मैं बेल करवा लूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंसान का उसका जुर्म कबूल कर लेना और दिल से पछतावा होना, जो कि लांजान को ऑलरेडी था कि उस दुनिया में नहीं जाना चाहता और वीबूजान की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। सो दैट वीबूजान कहता है कि वो यकीन करे लांजान का वो बेल करवा लेगा। स्टिल, लांजान ने कहते हुए उसे बड़े से टेबल पे रखा। विंग ने उसकी तरफ देखा। काश वो भी कन्फेशन ना करता तो ये सब वो झेलना झेलना ना होता उसके लिए। लांजान उसके ऊपर आ गया था। मैं टेबल पे हूँ, उसने घूरते हुए लांजान को कहा। ये ऑकवर्ड है। उसने दोबारा वो बातें कही, बट फिर भी अपनी मेमोरीज ताजा करते हैं। लांजान ने उसे देखते हुए कहा, कुछ ऐसा करते हैं जो कभी ना भूल पाए। वैसे भी इस कैफे से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। सीधा बोलो ना कि तुम्हें उसी से मतलब है। विंग ने उसे सुनाया। लांजान ने स्माइल पास की, चूंकि वीवूजन स्माइल पास कर रहा था। लांजान ने उसके शर्ट के बटन खोल दिए और उसके नेक बोन के पास यानी गले की हड्डी के पास किस किया। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मुझे ये सब चाहिए। ये बोलकर उसने शर्ट के पूरे बटन खोल दिए और उसके शर्ट को उससे अलग कर दिया। बट ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं चाहिए। विंग ने उसकी तरफ देखा। उसने लांजान को अपने ऊपर खींच लिया। तुम बहुत हॉट हो। उसने अब जाकर लांजान को एडमायर किया था। और तुम्हारी नाक बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ। लांजान थोड़ा सा ब्लश कर रहा था, रोमांटिक वे में बोल रहा था। विंग ने आंखें ही बंद कर ली, क्योंकि वो लांजान को चिढ़ा भी रहा था, रोमांस भी कर रहा था, सो दैट वो आंखें मिला ना पाया। अगले मोमेंट पर उनके सारे कपड़े नीचे थे। स्पेशली पोजीशन ही कुछ ऐसी थी कि वीवूजान टेबल पे था, बट लांजान नीचे था। बारिश के पानी में उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, और वैसे भी उस सिटी में कोई नहीं था। बारिश ना भी होता तब भी वहां उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये यादें उनके लिए बहुत खास थी। सालों का इंतजार था और फिर प्यारा सा कन्फेशन था। विंग के बॉडी पर काफी हद तक लव बाइट के मार्क थे। इवन लांजान की बॉडी पर भी थे। एंड देन लांजान ने उसके शर्ट के बटन बंद किए और वीबूजन बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस कैफे में लांजान के साथ वो सब कुछ कर लिया। लांजान ने उसके चेहरे को देखा। विंग उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। आप यहाँ रुकेंगे या हम सिटी चले? विंग ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बताया ही नहीं।
कोई बात नहीं। लांजान ने उसे उठाया एंड चेयर पे बिठाया। वीबूजान ने कपड़े तो पहन लिए थे बट वो खिड़की से बाहर देखने लगा। ऑल ओवर वो लांजान को देखने से मना कर रहा था। ये आप संभाल के रखिए। लांजान ने उसके हाथ में वो किताब दे दी। वही किताब तो उनका सीक्रेट था। व्हाट इफ अगर किताब कहीं गायब हो जाती, लांजान कभी उसे प्रूफ ना दे पाता। व्हाट इफ, तो फिर यही होता वीबूजान जिंदगी भर उस लड़के को मरा हुआ मान के अपनी जिंदगी को अकेलेपन में गुजारता। वेग ने उस किताब को बहुत इमोशनल होकर देखा। यकीनन अगर वो किताब लांजान के पास ना होती तो शायद वीबूजान को इतना भी यकीन ना आता। वो किताब उनके बीच का सीक्रेट था, उन दोनों के बीच का सीक्रेट। मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया, लांजान उसके बालों पे किस करते हुए कहता है। वेंग ने उसकी तरफ देखा। मुझे भूख भी लगी और मुझे नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां लांजान ने उसे कार में बिठाया। हम सिटी की तरफ चल रहे हैं। अब रात के बज गए थे 3। वो लोग इवनिंग में निकले थे और रात के 3 बजे वापस आ रहे थे। बारिश अभी भी हल्की थी। मैं आपसे वादा करता हूँ, जेल से वापस आने के बाद हम अपनी शादी यहीं करेंगे और इस सिटी को फिर से बसाएंगे। वादा? विंग ने उसे देखते हुए कहा। प्रॉमिस। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां वीबूजान सो चुका था। लांजान उसे गोद में लेकर आया और बेडरूम में लिटा देता है। ये 4 बजे सुबह की बात थी। विंग काफी थका हुआ था और वो सो गया। सीन शिफ्ट होकर 10 बजे पहुंचा और जब 10 बजे उसकी आंख खुली तो मम्मा ने उसे वही बताया कि कुछ खुफिया टीम आई हुई थी जो लांजान को अपने साथ लेकर गई है। लांजान ने कुछ सबूत दिए और अपने कबूलनामा दिया है और गवर्नमेंट ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो उसकी प्राइवेसी को प्राइवेट ही रखेगा। यानी कि कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जहां अगर मुजरिम ये शर्त रखे कि हमारी प्राइवेसी को भंग न किया जाए और हम सारे सबूत आपको देंगे, तो उस बिना पर उन्होंने लांजान की बात मान ली थी। लांजान को फिलहाल जेल भेज दिया गया था और उसका केस चल रहा था। जैसा कि वीबूजान ने कहा था कि उसे बिल पे छुड़वा लेगा, तो लांजान ने जो प्रूफ दिया था उसकी वजह से बाकी जो माफियाओं की जड़ें थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हुई और देश को कहीं ना कहीं सुरक्षा ही मिली। अल्सो वीबूजान को उस पर यकीन था। जैसा कि लांजान ने खुद ही जुर्म कबूल किया था तो मीडिया में उसके बारे में कुछ खास नहीं आया और ना वीबूजान चाहता था कि मीडिया में आए। ऑल ओवर वो ये मानता था लांजान को लेकर कि सिचुएशन ने उसे ऐसा बना दिया था, बट वो दिल से बदलना चाहता और उसने सारे गुनाहों की वजह से भी वो वीवूजान को खोने से डरता है। वो उस दुनिया में अब नहीं जाएगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। बेल की चीजें चल रही थी। वीवूजान हर वीक उससे मिलने जाता था और इधर वीवूजान की फैमिली में भी अब सारी चीजें पॉजिटिव हो गई थी। चीजें बढ़ती गई, उसका केस चलता गया और पूरे 6 महीने बीत चुके थे। पूरे 6 महीने बाद लांजान को बेल मिली थी। इसका मतलब वो अपना केस अभी लड़ रहा था। उस दिन जब वो जेल से निकला तो उसे सबसे पहले वीवूजान ही गया दिखा जो उसे लेने गया था। एनसीन शिफ्ट कर उस सिटी में पहुंचा जहां उस कैफे के सामने उन्होंने शादी का पूरा वो बना रखा था और वहां पर उनकी शादी होने वाली थी। पूरी सिटी में बस 2 ही फैमिली मौजूद थे, एक जियांग फैमिली और दूसरा लान फैमिली। लानजान और वीवूजान की शादी सबकी मौजूदगी में हुई थी। मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। लानजान ने वीवूजान के हाथ में वो गिफ्ट दिया। शादी की रस्में हो जाने के बाद, किस हो जाने के बाद लानजान ने उसे गिफ्ट दिया था। हमें भी दिखाओ क्या है। विंग ने गिफ्ट को धीरे से खोला। लांजान ने उसकी तरफ देखा। ये बस आपके लिए है। चेंग ने उसे पुकारा। अरे हमें भी बता दो। ये बस हमारा सीक्रेट है, हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। असल में लांजान ने उसे वो बुक ही दी थी जो कि उसने उस दिन कैफे में वीबूजान को दे दी थी और शादी से पहले उसने वीबूजान को अलमारी से निकाल कर फिर से उसे दी थी ताकि वो एक बार फिर से उन यादों को याद कर सके। विंग ने लांजान की तरफ देखा। मैं आज सबके सामने कन्फेशन करना चाहता हूँ। लांजान ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा है सब कल की बातें हैं, जबकि 8-9 साल बीत चुके हैं। लांजान ने उसकी तरफ देखा। मैं बहुत छोटा था। जिंदगी में पहली बार यह एहसास हुआ था कि मुझे कोई चाहिए अपनी जिंदगी में, और वो लांजान था। विंग ने उसकी तरफ देखा। उसके साथ हर पल खूबसूरत रहा, फिर वो चाहे टीनेजर हो या फिर एडल्ट एज। इसके बाद से यंग एज में तो साथ नहीं थे, बट अभी एडल्ट एज मीन्स कि एक मैच्योर एज। मैच्योर एज। आई होप कि आगे भी सब कुछ खूबसूरत रहे। मैं बस तुमसे यही मांगता हूँ लांजान, मैं इस सिटी में रहना चाहता हूँ। मैं भी, लांजान ने उसे देखते हुए कहा। ठीक है, दोनों लोग मिलकर सिटी बसाओ। आई मीन बच्चा पैदा करो।
और इस सिटी को हरा-भरा कर दो। चिंग ने उसे चिढ़ाया। वो भी कर लेंगे। लांजा ने रोमांटिक वे में वीबूजान को देखते हुए कहा। विंग ने उसे चुटकी काटी कि अंकल घूर रहे हैं। वो वीबूजान को ही घूरते हैं, लांजान को तो कुछ कहते हैं नहीं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ। भारी आवाज में लान कुरेन ने मुंह घुमाते हुए आखिरकार कह दिया था। देख तो रहे थे बट क्या कर सकते हैं। लान कुरेन की बात पर सब हंस दिए। इवन वीबूजान भी हंस दिया तो लांजान भी। काफी तेज से हंसा। इस बार उसकी आवाज को सबने सुना। वो लड़का शुरू से कम मुस्कुराता था। उसकी स्माइल काफी रेयर थी और जब सब वो हंसा तो सबने उसकी तरफ देखा। यकीनन इस वक्त सब वीबूजान को एडमायर कर रहे थे कि वीबूजान इकलौता रीजन है जिसकी वजह से लांजान हंस रहा था। इस हंसते हुए चेहरे के साथ इस प्यारी सी सीरीज का द एंड करते हैं। बताओ ये वन शॉट थी और इतना आगे इतने पार्ट में मैं ला पाई हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा बिजी रह रही हूँ। आगे का फ्रेम में खींच दूँ। मैडम लोहियान का जो पुरानी हवेली थी वीबूजान ने वहीं रहना चुना था और लांजान भी वहीं रह रहा था और वो वहीं से सिटी से अपनी कंपनी की चीजों को संभाल रहे थे। जैसा कि वीबूजान एक टीचर था तो उसने सिटी के एक बड़े से यूनिवर्सिटी में जॉब हासिल कर ली थी और लांजान वहीं बिजनेस संभाल रहा था। जैसा कि वीबूजान और लांजान उस सिटी में रहने लगे थे तो लांजान और वीबूजान ने उस सिटी के उस स्कूल को भी ओपन करवा दिया। अब जैसा कि वो सिटी बहुत रेयर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, तो सिटी में बड़ी बड़ी सिटी में उसका ऐड करवाया गया। तो एक ऐसा वो हो गया कि वहाँ की यूनिवर्सिटी काफ़ी महंगी है, वहाँ कोई पढ़ता नहीं, तो वो काफ़ी फेमस हो गई। अब तो दूर दूर के लड़के भी वहाँ एडमिशन लेने लगे थे और धीरे धीरे करके वो सिटी फिर से हरा भरा होने लगा था। थोड़े साल लगेंगे बट कुछ साल बाद वो सिटी फिर से पहले की तरह हो जाएगा। उस कैफे को वीबूजान ने फिर से सही करवाया और फिर से उस कैफे को उसने ओपन करवाया। जैसा कि यूनिवर्सिटी और स्कूल तो चालू हो गए थे तो बच्चे और स्टूडेंट आ रहे थे। एक लव स्टोरी तो लांजान और वीबूजान की थी जो उस कैफे से निकली थी। आगे ना जाने कितनी लव स्टोरीज जन्म लेंगे उस कैफे में। वैसे भी ये सब जगह तो रोमांटिक मानी जाती हैं। वहीं चंग ने जिससे शादी की थी, हिडन तरीके से एंगेजमेंट की थी, वो कोई और नहीं बल्कि लान फैमिली के बड़े मेंबर जे बुजुन थे। तो इन फ्यूचर उनकी भी शादी होने वाली थी। वीबूजान का बचपन का एक दोस्त था साओ, जो कि साओ को जब पता चला कि सिटी में फिर से वीबूजान वापस आ गया और सिटी फिर से बसाई जाने लगी है, स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, दूर दूर से लड़के लोग एडमिशन ले रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट वहां पर एडमिशन ले रहे हैं, तो साओ भी वीबूजान से मिलने आया। और इस दौरान साओ की मुलाकात जुयांग से हुई जो वीबूजान यानी कि लानजान का कजिन ब्रो है। तो कहीं ना कहीं उसकी भी फील्डिंग सेट हो गई थी। आने वाले साल में वीबूजान और लानजान और मैडम लोहियान ज्यादातर वहीं पर रहे थे। कुछ वेकेशन वगैरह होता था या फिर कोई सेलिब्रेशन दिन वो सिटी आते थे। उन्होंने तो एक बेबी भी प्लान कर लिया था और 3 साल बाद उन्होंने ये श्योर कर लिया था कि अब वो बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं। इसी तरह उनकी आगे की जिंदगी भी चलती रही। किसी ने कहा था बेबी ऐड कर देना, बिल्कुल भी स्कोप नहीं था दिखाने को, मैं कुछ भी दिखा देती, बट शुरू से फ्रेम ही ऐसा किया गया था और एडिट करने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। बट नेक्स्ट स्टोरी में मैं बेबी को जरूर ऐड कर दूंगी। असल में 2 चीज़ें होती हैं। मैं ओमेगा वर्स नहीं करती क्योंकि मैं 2 रीज़न है। फर्स्ट, ओमेगा वर्स के बहुत सारे रूल और नियम हैं जो कि मुझसे मिस्टेक हो जाते हैं और मैं गड़बड़ स्टोरी नहीं सुनाना चाहती, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ। दूसरा ये है कि स्पेशल एबिलिटीज़ वाला दिखा दो, लेकिन अगर हमेशा विंग को दिखाओ तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये वांग जियान है, जियांग वांग नहीं है, इसलिए ऑफकोर्स विंग को ही दिखाना पड़ेगा। हालांकि मैं बहुत बैलेंस रखती हूँ, मैं लानजान के डायलॉग में भी कहलवा देती हूँ कि मैं कर दूंगा बेबी, मैं कर दूंगा, स्टिल बहुत बैलेंस रखती हूँ। तब भी बहुत सारे लोगों को नाराजगी होती है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। हालांकि बेबी आएंगे या नहीं ये तो स्टोरी पर और उसके वे पर डिपेंड करता है। मिलती हूँ जल्दी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव यू ऑल। बता के जाना कैसा लगा।